सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। IYS टीवी में भाई साहब आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मेरे साथ हैं योगेश आवा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं वर्तमान राजनीतिक माहौल पर। भाई साहब आपका IYS टीवी में स्वागत है। वर्तमान में भाई साहब गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं पब्लिक के लिए चल रही हैं जिससे पब्लिक डे बाई डे फलीभूत हो रही है, पब्लिक में खुशहाली है या कुछ निराशा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? एक तो सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और दूसरा प्रश्न, सरकार की उपलब्धियां। सरकार की उपलब्धियां अनगिनत चल रही हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। फिलहाल तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कहूंगा कि सबसे पहला काम तो उनका कानून व्यवस्था देखिए। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी महाराज जी आदित्यनाथ जी बने हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया है, कानून का आम जनता को ज्ञान कराया है, गुंडे बदमाश आतंकियों को कानून का राज सिखाया है, तो बहुत सराहनीय कदम है। देखें तो कानून के और अनुशासन के साथ ही बहुत सी, अगर अनुशासन टूटता है तो बहुत सी विसंगतियां पैदा होती हैं। उन विसंगतियों से ही राज्य का, प्रदेश का, देश का माहौल खराब होता है। इसलिए मैंने सर्वप्रथम कानून के लिए कहा, आज हमारी बहन बहू बेटियां रात्रि में कहीं जाएं तो आराम से जा सकती हैं, आराम से आ सकती हैं, कहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा चला, तो उस पर स्टेट ने बहुत उसको कंट्रोल किया है, उसको बहुत अमल किया है, पढ़ाने की दृष्टि से भी, बेटी को बचाने की दृष्टि से भी। और ये सब अनुशासन के अंदर ही आते हैं। जिस तरीके से योगी जी ने जिस समय सत्ता संभाली थी, उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में आप आम जनमानस से बात कर सकते हैं तो सब इस बात को सराहना करेंगे कि हाँ, वास्तविक रूप से योगी जी का शासन बहुत अच्छा चल रहा है। ये उनकी एक बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक आपने बेटियों की बात करी, मैंने भी बहुत सारी जगह में इंटरव्यूज लेने जाता हूँ, मंदिर झांकियों पर भी हम लोग जाते रहते हैं। मैंने देखा है कि मंदिरों में खास तौर से महिलाओं की और बेटियों की संख्या डे बाई डे बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन सब चीज़ों का पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिस तरह से बेटियां अब आराम से मंदिर जा रही हैं, झांकी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप कुछ और हमारे पब्लिक के लिए बताइए कि और सरकार की क्या क्या योजनाएं इसमें रही हैं। बहुत ठीक प्रश्न है आपका। ये आप देखते हैं और जानते भी होंगे आप कि सनातन संस्कृति हमारी की जीवंतता काफी समय से चली आ रही है। यह एक अमिट जीवंतता है जिसका कोई और छोर नहीं है। बहुत से धर्म जिनकी मियाद कोई 1500 वर्ष पुराना है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू परंपराएं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूर्व से भी चली आ रही हैं। जब से सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, कहां तक इनका करें, वास्तविक रूप से अगर देखें तो पूर्व में हम प्रकृति पूजक रहे हैं, चाहे वो सूर्य के रूप में रहे हों, चाहे चंद्रमा के रूप में हो। हमारे यहाँ कुआं पूजन का कार्यक्रम होता है, ये भूमि पूजन, जलाशय पूजन, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सनातन संस्कृति को जोड़ने के माध्यम है। पर्यावरण, हर जगह पर वृक्ष लगाना, ये भी हमारे परिवारों को, घरों को जोड़ने का एक माध्यम है। और अब थोड़ा सा कमी हुई थी, लेकिन फिर से जब से ये सरकार आई है तो इन्होंने सनातन संस्कृति की जीवंतता को बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने एक चीज और महसूस करी है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे वृक्ष लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो फलदार हों, जो छायादार हों। इसका कोई विशेष प्रयोजन? इसका विशेष प्रयोजन ये है कि पूर्व में हमारे बाग बगीचे काफी होते थे। कहीं आम का वृक्ष लग रहा है, कहीं जामुन का लग रहा है, कहीं आपके बेल का लग रहा है, बेलपत्र के लग रहे हैं, नीम है, पीपल है, बरगद है। इन सबके अपने अपने लॉजिक हैं। जिस तरीके से हम आस्थावान लोग हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं, तो हमने तो ये पढ़ा है, हमारी गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है कि अगर
कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता के उपदेश में कि अगर मैं वृक्षों में कहीं पर हूं तो मैं पीपल हूं। जी। तो ये भी बड़ा सौभाग्य मिल रहा है कि आज पीपल देवता हमारे विराजित है। वहीं पर हम जो है यमुना किनारे पर मां कालिंदी के पास में जी। हम यहाँ आज इस इंटरव्यू को दे रहे हैं। जी। तो मैं ये कहूंगा वास्तव में सनातन संस्कृति के बारे में कितना कहा जाए, और सराहनीय आप लोग भी हैं जिन्होंने इस तरीके के प्रश्नों को छुआ है। नहीं, एक समय ऐसा आया था कि पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति, बच्चियों में जो बदलाव आया है, मंदिरों के प्रति आम महिलाओं का, आम जनमानस का जो भाव बना है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से कार्यभार संभाला, जब से मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी आए हैं, भगवा वेशधारी आए हैं, तो उनके कार्यकाल आने के बाद में हमारे मंदिरों में, हमारे तीर्थ स्थलों में, हमारे पूजक स्थानों पर लोगों में एक भावनाओं का जो बहुत अच्छा संचार हुआ। सनातन, जैसा आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि सनातन एक धर्म नहीं, एक विचार है, तो इसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल ठीक बात है। वैचारिक क्रांति का युग है। विचारों से ही संस्कृतियों आदान प्रदान होती हैं। मैंने कल भी एक वो देखा था, अमेरिका का एक जॉर्जिया राज्य है, उसने सनातन संस्कृति के ऊपर, जो हमारे हिंदू भाई वहां रहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने वहां प्रस्ताव पास किया है। वो इस बात का किया है कि वास्तव में अगर भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर अगर कोई संस्कृति है तो वो सनातन संस्कृति है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। उन्होंने अपने राज्य में इस प्रस्ताव को पास किया। उन्हें संस्कार के रूप से, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, जिस तरीके से वहां के लोगों को, उनमें तो पारिवारिक व्यवस्थाएं नहीं थी वहां, लेकिन जब हिंदू संस्कृति के लोग पहुंचे, सनातन संस्कृति के लोग वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने जब अपने कल्चर को वहां उनमें समाहित किया है, तो अमेरिका के लोग भी उस चीज को अपनाने लगे हैं, और उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया है। मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप बहुत लंबे समय से और निस्वार्थ भाव से बहुत सारे मंदिरों के लिए जीर्णोद्धार कराना, पुरानी जो हमारी संस्कृति है, वो जैसे हम लोगों के यहाँ तलवारबाजी सिखाई जाती है या पटेबाजी सिखाई जाती है और बहुत सारी चीजें, इनके जीर्णोद्धार के लिए आप निस्वार्थ भाव से बहुत लंबे समय से लगे हुए हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में सामाजिक कार्य क्षेत्र में मेरा जो है शुरू से बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सबका एक स्वभाव होता है। मेरा भी एक स्वभाव है कि जितनी सेवा कर सकूं और जितनी दुआएं ले सकूं, क्योंकि दुआएं ही काम आती हैं। कांग्रेस नाम का एक संगठन हुआ करता था जिसने भारत की जनता के लिए बद्दुआओं के काम किए। उन बद्दुआओं का प्रतिफल है कि आज कांग्रेस कहां पड़ी हुई है, और भारत की जनता के दुआओं का प्रतिफल है कि नरेंद्र मोदी जी जो एक चाय बेचते थे, आज कहां बैठे हैं, विश्व के लोग उनका उदाहरण देने लगे हैं। योगी जी कहां बैठे हैं, ये दुआओं के परिणाम है। तो मैं भी आज दुआ खरीदने के लिए डोलता हूं कि आज जो हमारा युवा भारत है, जो बगीचियों की संस्कृति को, मठों की संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलता हुआ जा रहा था, आप उसके लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक जन सामान्य का व्यक्ति या महिला या बेटी हमारी जब मंदिर में या बगीची में आती है, तो उस माहौल को, वहाँ पेड़ पौधे भी होते हैं, ठाकुर जी भी विराजमान होते हैं, प्रसादी के भी कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं, तो उस समय उस व्यक्ति का क्या भाव रहता है उस स्थान पर? देखिए, अखाड़े भी हमारी परंपराओं में शामिल हैं। जब राजा महाराजा रहते थे तो वो अपने यहाँ पहलवानों को तैयार कराते थे। मल्ल विद्या हमारे भगवान कृष्ण ने भी देखी है। जिस समय कंस यहाँ का राजा हुआ करता था, तो कंस के समय मल्ल विद्याएं यहाँ चालू थी, और उन्होंने तो लड़ने के लिए कृष्ण जी से अपने मल्लों को भेजा था, उनको मारा कृष्ण जी ने। तो मल्ल विद्या भारत की पुरानी विधा है, और उस विधा का प्रचलन ब्रज में तो काफी है, तीर्थ स्थलों में काफी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी अगर ये बात मेरी पहुंचे कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मल्ल विद्या हमारी विलुप्त हो रही है। क्यों हो रही है? हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग का आकर्षण मल्ल विद्या की ओर तो है, लेकिन वो अखाड़ों पे जाना नहीं चाहता, वो जिम में जाना पसंद करता है जी। वो शरीर को सौष्ठव तो बनाना चाहता है, लेकिन अखाड़ों पे नहीं। उसका कारण क्या है कि बहुत से अखाड़े यमुना के किनारे पे हुआ करते थे। यमुना किनारे पर आज वो सुविधा संपन्नताओं की कमी हुई है, वहां पर उनकी गाड़ियां नहीं पहुंचती।
अब उन बच्चों का आज क्या है कि अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और अखाड़े पे ही गाड़ी लग जाए तो वो जिम पे लग जाती है जी। तो जिम खोले तो मैं तो ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जो भी अखाड़े हैं उनको बजरंग बली का नाम दे करके, हनुमान जी का नाम दे करके, बलराम दाऊ भैया का नाम दे करके एक कोई ऐसा पूरे प्रदेश में एक योजना बनाई जाए जिनमें अखाड़ों के लिए जिम का सामान माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कोटे से कराएं विशेष अधिकार में। तो जो हमारे यहाँ मल्ल विद्या विलुप्त हो रही है वो फिर से जीवंतता होगी, उसमें जिमें अखाड़े का रूप ले लेंगी और युवा वर्ग उसमें जुड़ने लगेगा। आप इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ लोकल प्रतिनिधि जो हैं हमारे, वो भले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों या मेंबर ऑफ यूपी के हों या और मंत्रीजन हों, इनसे भी हम लोग अपील कर सकते हैं। बिल्कुल कर तो सकते हैं, लेकिन बात हमारी है, हमारे दिल में है कहीं ये बात। तो जब तक हम अपने दिल की बात को अपने पास से नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो कैसे पहुंचेगी। रहा यहाँ लोकल सांसद जी से इनसे कहने का, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। मैं पत्र के माध्यम से इन सब बंधुओं से भी संपर्क करूंगा, अपने महापौर जी से, अपने विधायकों से, अपने सांसद जी से, अपने राज्यसभा सांसद जी से, कि वह लोग भी पत्र के माध्यम से मेरी बात को ऊपर पहुंचाएं और ये चीज हो सकती हो तो उसके लिए ये ब्रज क्षेत्र के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेटियों के लिए आपके पास कोई और विचार, कोई इस तरह का आगे भविष्य में आप कुछ अलग से करना चाहते हो? बेटियों के लिए आपका प्रश्न ठीक है। पहले बात ये थी कि एक मंदिर जीर्णोद्धार कराया, ये आम जनमानस के सहयोग से भगवान श्री कालिंदेश्वर महादेव जी का स्थान है। यहाँ पर सबकी प्रेरणा हुई, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, सब लोगों का सहयोग मिला और इस मंदिर को मैं भी नहीं सोच सकता था कि इतना अच्छा बन जाएगा, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से मंदिर बहुत अच्छे स्वरूप में बना है। तो इसका उद्घाटन मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करें। मैं यहाँ शिव पुराण का पाठ कराऊं, वो भी सप्तदिवसीय हो, उसमें महाराज श्री का आगमन हो और मैं चाहता हूं कि 101 कन्याओं को हम उनके कर्ण छेदन का कार्यक्रम, अपने संस्कार होता है हमारा ये, उसे संस्कार को भी मैं यहाँ कराना चाहता हूँ कि उन सब कन्याओं को, 101 कन्याओं को सोने की बालियां हम उनके कानों में पहनाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से पहनाएं, ऐसा मेरा भाव है। मैं मुख्यमंत्री से संपर्क करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। शैलजाकांत जी से मेरी बात हुई है, अब देखो कहाँ तक हमको सफलता मिलती है, कहाँ तक ठाकुर जी की कृपा होती है। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कल एक उनके परिवार में एक नई बछिया का जन्म हुआ है, गाय का जन्म हुआ है। तो गाय का एक सार्वजनिक जीवन में धर्म से हटके कितना महत्व होता है? गाय तो भारत के बहुसंख्यक समाज के दिल दिमाग में बसी हुई दिल में है और हमारे यहाँ तो आध्यात्मिक क्षेत्र से यहाँ तक कहा गया है गौपालक। भगवान कृष्ण के 90 लाख गायें थी, भगवान कृष्ण स्वयं गौपालक थे। तो ये एक संदेश ही तो था आम जनता के लिए कि जब हमारी भगवान जो हमारे इष्ट हैं, जब वो गाय पाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहावत है कि 33 करोड़ देवता गाय में विराजमान करते हैं। गाय की तो इतनी कहानियां हैं। गाय के दोनों कानों में, कर्णों में गंगा यमुना जी का वास है, गाय की पूंछ में माँ लक्ष्मी का वास है और ऐसा कहा जाता है कि 30 दिन तक कोई बिना टोके गाय की पूंछ को सर पर रख करके बिना टोके निकल जाए तो धन धान्य की व्यवस्था उसके घर पर आएगी। किसी के संतान नहीं होती हो, संतान से पर वो होकर सब संतान नहीं हुई है तो वो 30 दिन तक गाय के कानों में और अपनी संतान की मान करके अपने वचन कह जाए कि माँ मुझे संतान प्राप्ति हो तो वो करके देख ले उसको, तो उसको संकल्प से उसकी सिद्धि होगी। माँ गाय उसको जो है संपूर्ण करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर में गाय पाली, 11 गाय पाली हैं और कल वहाँ एक नवजात शिशु का हुआ है जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा है। वास्तव में सबको गाय पालनी चाहिए और ब्रज क्षेत्र में तो घर घर में गाय होनी चाहिए। लोग कुत्ते पालते हैं, लोग और जीवों को पालते हैं, वो उनका अपना एक संस्कार है, वो ठीक है, हम ये नहीं कहते, लेकिन गाय सर्वप्रथम हमको पालनी चाहिए। हमारे यहाँ की तो व्यवस्था रही है कि हम खाना भी हमारे बनता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ गाय के लिए रोटी बनती है। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा हो, अगर गाय आती है, स्वयं गाय इतने टाइम से आएगी, हम घर पे होंगे, उसे अगर 11:30 बजे उसे मालूम है इस घर में भोजन बनता है, मुझे रोटी मिलती है, तो 11:30 बजे आकर के वो गेट को खटखटा देगी।
और हमारे यहाँ का कोई बच्चा हो बड़ा हो वो उसको रोटी देगा खा के चली जाएगी। तो ये क्या भाव है? यही तो भाव है देवत्व का। तो हमारे यहाँ तो पूरे भारत में भारत को ही क्यों चुना देवताओं ने? यहाँ तो कड़कड़ में ईश्वर विराजमान है, उसमें भी ब्रज क्षेत्र में भी मथुरा, यहाँ एकदम माटी तक में जो ईश्वर विराजमान है। आप बहुत सारे मल्ल विद्या के लिए, मंदिरों के लिए और खास तौर से भी आपने जिक्र किया बेटियों के लिए कर्ण छेदन का कार्यक्रम। हमारी बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए जुड़ी हुई है और कर्ण छेदन का कार्यक्रम मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर महादेव की ही कृपा है कि इस तरह के विचार आपके पास आए। और कर्ण छेदन का कार्यक्रम केवल मथुरा में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत में और पूरे ब्रह्मांड में आपके द्वारा फैले। इन शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे आज समय दिया, सही दिल से धन्यवाद। राधे राधे।